इंट्रो दिए थे। रिसर्च कहाँ से आती है? सबसे पहले आती है कि इंसान के जब से भी वो इस धरती में जन्म लिया है, एक अंदर से एक उसकी जिज्ञासा होती है कि पूरे दुनिया में जितने भी जो भी चीजें। हरिओम सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मेरा आवाज आ रही है अभी? हेलो? सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आ ओके। रही सर आवाज। आ रही है, ओके। एक बार ना आवाज आए ना आए, एक बार पहले मैसेज में डाल दिया कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो। सर की आवाज तो आ रही प्रॉपर। ओके। रिसर्च कहाँ से आती है? सबसे जब से हम इस धरती पे इंसान आया है, उसके अंदर एक ऐसा जिज्ञासा है कि जो भी चीज उसके सामने मतलब घटित हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्यों हो रहा है। जैसे कि बादल का आसमान में जब मेघ गरजता है, उसके बाद पानी बरसता है, या नदियों में जब बाढ़ आता है तो ऐसा क्यों आता है, या कहीं पे भूकंप आता है, तो ऐसे ऐसे चीजें होती गई। तो उसको जानने की एक जिज्ञासा शुरू से ही हर एक के अंदर होता, अभी भी है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, या कितनी ही कम हो या कितना ज्यादा हो, एक क्वेरी हमेशा रहता है कि ऐसा क्यों है। वो उसको जानना चाहते हैं हमेशा, हर चीज के लिए। तो सबसे पहले क्या था कि हमें, जैसे हम कहते हैं कि जैसे हम योग में पढ़ते हैं कि सबसे पहले वेदों की उत्पत्ति हुई। वेदों में क्या हुआ कि ईश्वर ने उसको बिना किसी बाहर के नॉलेज के ईश्वर ने उसको ट्रांसफर किया। ऐसे आज भी बहुत से मतलब योगी महाराज ऐसे हैं जो ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं। आप अगर विवेकानंद के जी को पूरे जीवनी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उनके अंदर जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसको उनके गुरुजी रामकृष्ण परमहंस देव ने उन पे ट्रांसफर किए थे, उनके सर पे हाथ रख करके। ऐसे बहुत सारे योगी हैं जिनके गुरुदत्त तो ऐसे उनको ऐसे आपका इंट्यूशन या अंतर ज्ञान में प्राप्त हुई है। तो जब बहुत पहले, जब खाली प्रज्ञा बुद्धि जब प्रज्ञा में होती है, उस अवस्था तक पहुंचते थे, तो वहां पे एक अंतर ज्ञान से खुद ब खुद एक ऐसा ज्ञान की उत्पत्ति होती थी कि उस समय के ऋषि मुनि जो बोल दिए वो विज्ञान हो गया। उनका हर एक बात विज्ञान है। दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं हुई, और जितने बार सर्च करोगे मिलेगा वही। जैसे आप आयुर्वेद के ऊपर कितने शोध कर लो, मिलता वही है जो बताया गया है, या दूसरे का ही ऐसा चीज है। तो वो होती है इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन आज भी काम करता है। जैसे सबसे पहले जिन्होंने बल्ब बनाया था, उनके अंदर एक प्रेरणा जागा कि हम बल्ब बना सकते हैं। शायद वो 1000 से ज्यादा बार, मोर देन 1000 टाइम्स वो फेलियर हुए थे। लेकिन उनके अंदर के जो अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन है, उसको ऐसे उनको इंस्पायर करता गया कि वो अल्टीमेटली वो सक्सेस हो गए। और उन्होंने कहा था कि मैं ये अमेरिका को रात के समय दिन के तरह पूरा पूरा नाइट पर पूरा उजाला कर दूंगा, और उन्होंने किया। ऐसे ही जो है अलग अलग क्षेत्र में, रेलवे इंजन का आपका जो भाप इंजन का आविष्कार से लेकर के न्यूटन के जो गुरुत्वाकर्षण नियम के से लेकर के, ऐसे बहुत सारे खोज भी जो अंतर्ज्ञान से प्रेरित था। तो ये सबसे पहले अंतर्ज्ञान आती है। इसके बाद आती है, अंतर्ज्ञान सबको प्राप्त नहीं होती, कुछ ही मतलब गिने चुने हमारे ऐसे ऋषि मुनि थे, या आज भी प्रकृति के द्वारा। आप पतंजलि योग सूत्र में पढ़ते हो कि हमें ये जो इस तरह के जो ज्ञान प्राप्त होती है, बहुत से तरीके बताए गए हैं। उसमें एक तरीके ये है कि पूर्व कर्मों के आधार पे अपने आप ही ज्ञान प्राप्त होती है। आप योगियों के जब जीवन परिचय पढ़ेंगे तो ऐसे कई योगी मिलेंगे आपको जिनको इस तरह के प्राप्त हुई है, जो बहुत अधिक तपस्या नहीं किए लेकिन प्राप्त हुई है। ये लेकिन उनका संख्या कम होती है। तो लेकिन ये एक विधि होती है जो बहुत पहले इसको हमें प्राप्त होती है, जो ऋषि मुनि की तरह प्राप्त होते हैं। उसके बाद क्या होती है, सबका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही होता है कि हमें ज्ञान प्राप्त करना, और या सही ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान तो हम प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना जो एक्यूरेट हो, जो सही हो। उसके बाद क्या हुआ कि आधिकारिक विज्ञान यानी ऑथोरिटी। इसमें क्या हुआ, सेकंड नंबर पर आप देखते हो, ऑथोरिटी में क्या होता है कि नए नए विचारों को स्वीकार करना,
यानी कुछ डेटा के आधार पे, कुछ आंकड़ों के आधार पे हमें उसके एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, भले ही हम उसके मतलब सहमत हो या ना हो, जैसे पृथ्वी गोल है, धरती आपका एक लगभग स्फेरिकल है, तो इसको आप, आपके खुद के विचार हो जो भी हो, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है जिसके आधार पे हम कह सकते हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये आपका स्फेरिकल के करीब है, इसका रेडियस होता है, और हम इसके अंदर करीब 6400 किलोमीटर अर्थ का रेडियस है। तो ये आंकड़ा कहते हैं, उसके पहले हम मानते थे शायद फ्लैट है या किसी और चीज की तरह है। जैसे हम बोलते हैं कि सूरज से इतनी जो हीट निकलती है उसका क्या सोर्स हो सकता है, तो आज जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, जिसमें हाइड्रोजन गैसेस कंबाइन होकर के हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में हमें एनर्जी मिलती है, वो उसका सोर्स है। जब तक हमारे पास ये साइंस नहीं था तब तक हम कुछ और मानते थे या कुछ और सोचते थे। फ्यूचर में कुछ और अगर आ जाएगा तो उसको हम लेंगे, लेकिन ये जो डेटा है, इस डेटा के कारण क्या होती है, हमें मानने पड़ते हैं, ये अथॉरिटी कहते हैं इसको, कि आधिकारिक विद्वान जो नए नए विचार देते हैं। आप आगे हम पढ़ेंगे कि कई तरह की शोध होती है। इसमें एक पहला जो आपका शोध हम पढ़ेंगे उसमें, कि उसमें देखते हैं कि खाली वो थ्योरी देते हैं, खाली एक आपका नए नए विचार देते हैं, हम उस थ्योरी को डेवलप करते हैं और उसके जरिए हमें कुछ फॉर्मूलेज वगैरह मिलती है। उसको हमारे एक हम रिसर्च के काइंड ऑफ मतलब कितने तरह के रिसर्च होते हैं उसको जब पढ़ेंगे तो हम उसको हमें पता चलेगा। लेकिन इसको कहते हैं आधिकारिक विज्ञान, यानी एक अथॉरिटी। जैसे कि न्यूटन ने बता दिया, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसको आप मैथमेटिकली प्रूफ करने के बाद अलग अलग जितने भी आपके पास एप्लीकेशंस होते हैं उसमें आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि जब हम किसी नदी में से अगर हम नाव से हम आते हैं, तो नाव से जितनी मोमेंटम से हम आगे की तरफ मतलब नदी के किनारे की तरफ हम जंप करेंगे, उतनी ही मोमेंटम से जो बोट है वो पीछे जाएगी। क्योंकि ये एक थ्योरी है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको हम ऑथोरिटी कहते हैं, जिसको मानना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए इसके सपोर्ट में हमारे पास डेटा होता है कि ये सत्य है। फिर आता है आपका सेकंड हो गया, जितने भी मैं बता रहा हूं आप लोग इन शब्दों को, इंग्लिश के शब्दों के साथ भी इसको नोट करें और इसको इसके एग्जाम्पल के साथ इसको याद रखें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, जब हम क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सिमिलर सिमिलर आंसर लगेगा कि ये भी सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है। ये जो छोटे छोटे जो डिफरेंशिएट है उससे आपका ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। अगर ऑप्शन बी आपको सही लगता है तो हो सकता है कि ऑप्शन सी सही हो, क्योंकि इसमें बहुत माइनर माइनर चेंजेस होती है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपका गैप होती है। फिर आती है आपका तर्कवाद, इसका इंग्लिश जरूर याद रखेंगे, रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या कहता है कि नए नॉलेज पाने के लिए हम तर्क का उपयोग करते हैं। तर्क मतलब क्या हुआ, हमारे पास कुछ लॉजिक होगा और इस लॉजिक के जरिए हम ये मानने को बाध्य होंगे कि ये सही है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम 3 नंबर लेते हैं और ये स्टैब्लिश करते हैं कि जैसे 9 ग्रेटर देन 8 अगर ग्रेटर देन 7 होता है 3 नंबर में से, इसका मतलब ऑटोमेटिकली 9 ग्रेटर देन 7, बीच में अगर 8 नहीं भी आता है तो भी मान सकते हैं। इससे इसका मतलब क्या होगा, ये हमें एक तर्क बाध्य दिया। आप हर जगह इसका अप्लाई कर सकते हो, आप इसको प्रूफ करने के लिए नंबर लाइन का यूज कर सकते हो, या फिर मैथमेटिकल इंडक्शन या बहुत से तरीके होते हैं उसका आप प्रूफ कर सकते हो, लेकिन ये एक तर्क है। अगर हम 3 नंबर ले लेंगे ए बी सी, अगर ये में जनरलाइज कर देते हैं कि अगर ए ग्रेटर, ये साइन जो लिखा मैंने ये इसको मैथ में कहते हैं ग्रेटर देन, यानी कि 9 बड़ा है 8 से। अगर हम ये बोल देते हैं कि ए इज ग्रेटर ग्रेटर देन बी, और अगर बी अगर ग्रेटर देन सी हो जाए, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि ए इज ग्रेटर देन सी। हम बीच में अगर बी को नहीं भी लाएंगे तो हम कह सकते हैं हर जगह ये लागू होगा। तो इसे कहते हैं तर्कवाद कहते हैं। तर्कवाद में जब हम ज्ञान को प्राप्त किए,
तो हमें बहुत सारी चीज ऐसी हुई जो क्लासिफाइड हो गए। आप देखो ज्योमेट्री के जितने भी आप थ्योरम पढ़ते हो वो एक तर्क से हम इसको क्या करते हैं, डिराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं। चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, चाहे ट्रिगोनोमेट्री हो, चाहे आपका कैलकुलस हो, डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, या आपका अरिथमेटिक हो, सिंपल अरिथमेटिक हो, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, कुछ भी, कोई भी, हम एक उसको प्रूफ करते हैं, ये फॉर्मूला है, ये तर्क के आधार पे, और हम उपयोग करते हैं। जब हम तर्क से हम प्रूफ कर लेते हैं, तो उसके बाद उस तर्क, वो जो आपका जो तर्क होती है वही हम पे हावी होता है। हमारे व्यक्तिगत विचार जो है उससे अलग भी हो जाए, लेकिन हमें तर्क को हमको मानना पड़ता है। तो उसके बाद आइए आपका तर्कवाद। नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए तर्क और तर्क का उपयोग हम करते हैं। जैसे डिबेट करते हैं, हम लोग अभी भी करते हैं ना, डिबेट करते हैं, या बहुत से हम लोग मतलब से आलोचना करते हैं, काफी कुछ करते हैं, वो तर्कवाद को ही स्टैब्लिश करने के लिए कोशिश की जाती है। उसके बाद आती है अनुभववाद। इसके इंग्लिश याद रखना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होती है कि हिंदी हमें, जब हमें शब्दों का ऐसा मतलब कभी कभी कॉम्प्लेक्स लगता है कि अगर आपका एनटीए बोलता भी है कि अगर हिंदी और इंग्लिश दोनों में से अगर कभी कभी अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हम इंग्लिश को ही मानेंगे। तो आप इंग्लिश के वर्ड के साथ याद रखना है इसको। दोनों ही हम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफी कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल है, कुछ लोग हिंदी इंग्लिश में कंफर्टेबल है। तो मैं दोनों को लेकर चलूंगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें जो अनुभव बात होती है, अनुभव क्या करता है, एक्सपीरियंस, जो हम देखते हैं कि इसमें एनालिसिस एनालिसिस जब किसी भी इंसिडेंट का करते हैं, तो एक एक्सपीरियंस के माध्यम से हम नॉलेज को पाते हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर 10 साल से अगर पेशेंट देख रहे हैं और बहुत अच्छे उनका कमांड है, तो खाली पेशेंट के खाली एक बार खाली उसको जैसे वो उनका हाथ पकड़ के, इसका उनके उनके नाड़ियों को पकड़ के, या उनके कुछ लक्षण देख के, जैसे कि वो जीभ देख के, या आपका जो स्किन का जो कलर, त्वचा का जो रंग देख करके उनको काफी कुछ आइडिया हो जाता है कि कौन से बीमारी हो सकती है। ये एक अनुभव के आधार पे होता है। आज भी हम देखते हैं कि जब भी हम कोई सर्विस किसी से लेते हैं, तो चाहते हैं कि वो एक्सपीरियंस्ड हो। जैसे कि कोई डॉक्टर के पास जाओगे, तो अभी अभी जो डॉक्टर बन के निकले हैं उनके पास, या अगर आपके पास ऑप्शन हो जो 20 साल से एक जगह पे स्टैब्लिश है, बहुत वेल नोन डॉक्टर हो, तो आप जिनके पास अनुभव है उनके पास ही जाना पसंद करोगे। तो ये क्योंकि अनुभव के द्वारा उनको ज्ञान प्राप्त हो चुकी है। तो इसको हम कहते हैं, इसको एम्फिरिज्म। हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सब चीजों को, अभी खाली एक इंट्रो दे रहे हैं कि ये होते क्या है। ये जो चारों बात हुई थे, हम जो चार जो प्रोसेस देखा हमने, ये लगातार एक एक करके नॉलेज पाने के लिए ही हमारे इसमें इसको हम डेवलप किया गया इसको, और हम डेली के लाइफ में इसको हम उपयोग करते भी हैं। लेकिन शोध, इस ज्ञान को और वैज्ञानिक बनाने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए एक मेथड को डेवलप किया गया है। उससे बताया गया है शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि, यानी कि रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। यहां से हमारा मेन टॉपिक शुरू होती है। इसका इंट्रो आती है कि हमें नॉलेज प्राप्त करने के, ज्ञान पाने के लिए जो एक अंतर लालसा होती है लगातार, वो इंस्पायर करता है। पहले के जो साइंटिस्ट थे उनको आज के तरह इतनी ज्यादा सैलरी, या उनके आज के तरह इतनी ज्यादा फैसिलिटी नहीं मिलती थी, लेकिन उनके अंदर इतनी ज्यादा किसी चीज को खोजने की, जानने की उत्साह था, इतनी ज्यादा उनके पास ललक था। जैसे कि मैडम क्यूरी हो गया, जिन्होंने जिन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आविष्कार किए थे। ऐसे बहुत से लोग थे, उसके बिना वो जी ही नहीं पाते थे, उस शोध के मतलब बिना किए। तो वो एक अंदर की इच्छा होती है, इसलिए हम जांचते भी है कि कौन पीएचडी करेगा। पीएचडी करने के लिए बहुत से कंडीशंस भी होते हैं, क्राइटेरिया भी होते हैं, इंटरव्यू भी होता है। वो जांचते हैं कि हमारे पास वो इच्छा शक्ति है कि नहीं है। इसको डेवलप करने के लिए जब पश्चिमी विज्ञान सामने आया, तो उन्होंने कुछ मेथड को डेवलप किया, क्योंकि आज सबके पास उस हमारे मुनि ऋषि जैसा वो अंतर्ज्ञान नहीं है। तो लेकिन शोध तो चाहिए, तो इसको डेवलप करने के लिए आधुनिक युग में एक विधि का खोज किया गया है, जिसको वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। कि कुछ उन्होंने कुछ पैरामीटर स्टैब्लिश किए हैं कि जो हम विचार रखते हैं उन विचारों को हम परीक्षण करेंगे कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है, और करने के बाद
उसके बाद एक प्रोसेस से हमें हमें गुजरने पड़ेंगे, और फिर उसको स्टैब्लिश किया जाएगा कि हमारा जो ज्ञान की जो विचारधारा है, जो हमने रखा है ज्ञान के पाने के लिए किसी चीज के लिए, वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। उसके लिए हम सबसे पहले एक प्रॉब्लम को हम चुनाव करते हैं, जो जिस समस्या पे हम अपना विचार रखना चाहते हैं। फिर उसके संबंध में हम कुछ हाइपोथेसिस बनाते हैं। फिर उस विचार को हम परीक्षण करने के लिए उससे कुछ डेटा इकट्ठा करते हैं। उसके हम प्रश्न और उत्तर के लिए हम एक व्यवस्थित रूप से एक क्रम को बनाते हैं, और उसके बाद एक पूरा लंबे प्रोसेस को हम फॉलो करके उसका रिजल्ट निकालते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस करते हैं, इसको हम कहते हैं शोध उन्मुख वैज्ञानिक विधि, यानी रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड। यहाँ तक के जो ने बात किया, इसमें कोई अगर किसी को डाउट हो तो वो एक बार बोल सकते हैं। आपके किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। मनीता जी ने एड्रेस किया हुआ है। हाँ सर, वो मैं एक बार ये एलिफेंट जो है रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड, एक बार ये रिपीट कर दो सर। अभी हम साइंटिफिक मेथड की तरफ गए नहीं है, अभी हम बात करेंगे। हमने खाली बोला कि ये 4 चीज बताया, अंतर्ज्ञान, मतलब इंट्यूशन, ऑथोरिटी, रैशनलिज्म और एम्पिरिज्म। ये 4 चीज के बारे में हमने डिस्कस किया। अभी हम शोध के ऊपर बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ से हमारा शोध शुरू होती है। शोध आई कहाँ से, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसको हमने बताया अभी कि 4 स्टेज होते हुए फिर हमारा आधुनिक विज्ञान आती है। अभी हम आधुनिक विज्ञान को हमने अभी डिस्कस नहीं किया, अभी करेंगे इसको। आधुनिक विज्ञान, आज जो वैज्ञानिक शोध पद्धति है, अभी हम जितने भी हम शोध प्रक्रिया से होके जाएंगे, हमारे सबसे बड़ी जो मेथड है वो 5वां जो हमने पढ़ा हमने वैज्ञानिक विधि, रिसर्च ओरिएंटेड साइंटिफिक मेथड को हम अभी अप्लाई करेंगे। पूरा पूरा अनुसंधान जो है इसी पे पूरा टिका हुआ है। वैज्ञानिक पद्धति में हम क्या करते हैं, एक डेटा लेते हैं। जैसे डेटा क्या होती है, डेटा मतलब जिसको हम लोग हिंदी में आंकड़ा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शोध बहुत तरह की हो सकती है, और बहुत उसके प्रकार से हो सकती है, और बहुत अलग अलग मतलब उसका क्लासिफिकेशन भी बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए कि स्मोकिंग करने से कैंसर होता है, कैंसर होने का चांसेस ज्यादा है कि नहीं है, ये अगर हमें जानना होगा तो डेटा क्या होगा कि जितने लोगों को कैंसर हुआ है उनसे जब पूछा गया है कि उनका जीवन चर्चा के बारे या दिनचर्या के बारे में, तो उनमें से मैक्सिमम लोग स्मोकिंग करते थे। तो ये एक डेटा हो गया। मतलब क्या स्मोकिंग करना और कैंसर का होने के बीच में क्या कोई संबंध है? तो एक संबंध मिला कि ज्यादा जो स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स में दिक्कतें ज्यादा होती है, कई तरह की बीमारी होती है, और कैंसर के तरफ हो जाते हैं। तो ये हमारा आंकड़ा होता है, डेटा होता है। उसी तरह से जैसे कोविड है, तो कोविड में हमने वैक्सीन बना दिया, तो क्या ये वैक्सीन सब में काम कर रहा है? किस किस एज के ग्रुप पे क्या क्या काम कर रहा है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है? तो ये हमने देखा कि कितने जितने लोगों को हमने वैक्सीन लगाया है, वैक्सीन लगाने से पहले उनका दिनचर्या में क्या था, और वैक्सीन लगाने के बाद उनमें कितने समय में कोई अगर कोई साइड इफेक्ट आता है कि नहीं आता है, हम जब इसका विश्लेषण करते हैं, उनके जो आंकड़ा लेते हैं, तो उसको हम डेटा कहते हैं। इस डेटा को लेकर हमारे मॉडर्न साइंटिफिक मेथड में डेटा का बेहद ज्यादा, हम सारा कुछ डेटा का ही साइंस है, कंप्लीट हम डेटा पर ही काम करते हैं। शोध बहुत तरह की होती है, बहुत तरह के हम बात करेंगे कि शोध, एक शोध दूसरे शोध से अलग हो सकता है, उसको करने के तरीके और उसका प्रकार। जैसे मान लीजिए कि पुरातत्व विभाग में जो आपका जो जैसे हड़प्पा संस्कृति में जो चीजें मिली है, उसके ऊपर जो शोध करेंगे कि पहले हम इसको शोध करके हमने कहा कि योग जो है उसके पूरा तो जिस समय आपका ये सभ्यता जिस समय था, उस समय योग भी था। कैसे पता चला? क्योंकि उस समय उसमें जो विद्या मिली थी,
सर शिव जी का वो नटराज मिला हाँ हुआ था। हाँ जी, उसमें ऐसा बहुत से प्रमाण मिले हैं जो योग की मुद्रा को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये हमने क्या क्या स्टैब्लिश किया। तो ये इसके जो तरीके होंगे, और दूसरे तरह से जैसे मान लो कि कोविड में क्या क्या लोगों में क्या चेंजेस आ रही है, इसको शोध करने में दोनों के तरीके, दोनों के नाम सब कुछ अलग अलग होंगे। अब शोध के लिए कुछ डेफिनेशन है जिसको आपको याद कर लेनी है। एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको ये डेफिनेशन लिख देंगे, कॉलम ए और कॉलम बी रहेगा, और मैच करने होंगे कि किन्होंने कौन से डेफिनेशन के बारे में बताए थे। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ कुछ इसमें बता रहा हूं आपको कि एक अच्छा जो शोधकर्ता होता है उसके कुछ लक्षण होते हैं कि कैसे होंगे ये शोधकर्ता। वो काफी परिश्रमी होंगे, उनका बायस नहीं होगा। बायस मतलब क्या हुआ कि पक्षपात नहीं होगा। पक्षपात मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि मैं योग के विद्यार्थी हूं और योग के प्रति मेरा बहुत ज्यादा समर्पण है। तो अगर कोई ऐसा कोई हमारे पास शोध करने के लिए आता है कि क्या इस तरह के योग करने पे शरीर के हर जगह पे इफेक्ट करता है, और पहले से अगर मैं बायस्ड हूं, मतलब पक्षपात से अगर मेरे पास है, तो मैं शायद शायद सही नॉलेज को हम रख नहीं पाएंगे। जैसे कि क्या सूत्र नीति करने से पाचन तंत्र अच्छा होता है? तो सूत्र नीति करने से पाचन तंत्र अच्छा होता है कि नहीं होता है, इसके लिए अगर कोई शोध करता है और पहले से ही अगर वो ऐसा सोचे कि भाई अगर सूत्र नीति है, अगर योग है, तो जरूर करेगा। और अगर वो बताता है कि नहीं, सूत्र नीति करने से वो अपने मन पे वो पहले से ही तैयार करके रखा है कि नहीं, जरूर से कुछ कुछ असर होगा, और उस समय अगर वो बताता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सूत्र नीति से पाचन क्रिया का कोई संबंध नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं इसको कि इससे मुक्त विचार, यानी बायस फ्री होना चाहिए, बिना बायस का होना चाहिए। और उसको आलोचनात्मक मतलब क्या हुआ, जो एक रिसर्चर जो जिस चीज का खोज करके रखा है, अगला कोई रिसर्चर क्रिटिसिज्म कह सकते हैं सर। जी सर आलोचनात्मक को सर अपना तथ्य कुछ और मतलब क्रिटिसिज्म कह सकते हैं डायरेक्टली। क्रिटिसिज्म कर सकते हो आप, मतलब हम एक्सेप्ट करना, जैसे कि हमारे क्रिटिसिज्म कोई करे उसको हम एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं कि मैंने जो बोल दिया उसके ऊपर कोई बोल ही नहीं सकता, अगर बोलेगा तो मुझे बुरा लगेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचनात्मक मतलब ये होता है कि मैंने, जैसे न्यूटन ने बताया कि सब चीज धरती की तरफ आकर्षित होता है, गुरुत्वाकर्षण बल बता दिया। लेकिन अभी जो है खोज हो रही है एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जो उल्टा काम करता है, मतलब ग्रेविटी से बाहर लेके जाता है। अब ये कहाँ से आई? जितने भी हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है, वो उसमें जितनी बातें बताई गई है, सबके सब सही निकला अभी तक जितना शोध हुई है। अब उन ग्रंथों में ये बताया गया था कि हमारे इस धरती से दूसरे धरती में जा करके युद्ध करके जीत के आए थे, और उनका आना जाना था। जैसे रामायण में देखते हैं कि रावण स्वर्ग में चले गए थे और कई जगह चले गए थे, विष्णु लोग चले गए थे, ऐसे बहुत से लोगों में चले गए थे, जाके युद्ध करके वापस आए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसको विज्ञान से देखेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि खाली पृथ्वी की तरफ ही सब कुछ खींचता होगा। कुछ पृथ्वी इसका उल्टा भी कुछ होता होगा, तभी तो जा सकते हैं। अगर जाएंगे कैसे? धरती से अगर दूसरे ग्रह में जाना होगा तो हमें धरती के ऑपोजिट जाना होगा। अब इसके ऊपर जब खोज हुआ तो अभी एक एक और फोर्स की नई खोज हुई है। ये आपका जो हम कहते हैं कि ग्रेविटी के ऊपर, मतलब आपका ग्रेविटी के उल्टा दिशा में जाती है। तो ये पांचवा फोर्स, एंड ये जो ग्रेविटी आपका अर्थ की तरफ आती है ना, ये जो हाँ नया, जी सर, आप बोल रहे हो ना मतलब कि ग्रेविटी के अपोजिट वर्क करती है, तो कौन सा फोर्स होगा फिर? इसके ऊपर भी शोध चल रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि जो एक होती है टुवर्ड्स ग्रेविटी और एक होती है आपका एंटी ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के खिलाफ जा रही है। जी अभी हम बात जी। करें कि हम 2050 तक मंगल ग्रह में जाएंगे, तो अगर मंगल ग्रह जाएंगे, जाके वहां रहने लगेंगे, तो आने जाने के लिए तो ऐसा कुछ होगा ना कि जो ग्रेविटी के खिलाफ लेके जा सके। तो ये फोर्स है, ये न्यूटन के लॉ के
आपका जस्ट अपोजिट है। न्यूटन ने कहा, ये नहीं कहा था न्यूटन ने थर्ड लॉ। हो सकता है। हेलो, हाँ जी सर, थर्ड लॉ बोल रहे हो ना, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ है न्यूटन का, लेकिन न्यूटन ने जितना बता के गए हैं ऐसा नहीं है कि ये उसके उसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता। ये जो चैलेंज होती है इसे हम कहते हैं क्रिटिसिज्म, यानी कि इसको हम कहते हैं कि कोई भी साइंटिस्ट ने कुछ बताए हैं और उसका आलोचना हो सकता है कि नहीं, इसका इसका प्लस माइनस क्या है। जैसे रदरफोर्ड ने बोले थे कि न्यूक्लियस के बीच में प्रोटॉन होते हैं, इनको उनके बातों को सबने मान लिया और आज भी हम ये पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। लेकिन रदरफोर्ड नहीं बोले थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो घूमते घूमते छोटा हो जाता है, न्यूक्लियस में गिरती है। लेकिन उनके ही बातों को काट काट के उसको ऐसा तर्क दिया गया है जिससे उसके उनके इलेक्ट्रॉन के बात वाला एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि हम अगर शोध नहीं हुआ होता तो न्यूटन के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन न्यूटन के कुछ बातों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। जैसे कि न्यूटन ने कहा था कि जो फॉर्मूला दिया था उन्होंने, न्यूटन ने, कि किसी भी मटेरियल में, जैसे मान लीजिए कि मेटल है या किसी और चीज में, साउंड के स्पीड को निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। उनकी ये फॉर्मूला हर जगह काम आया, लेकिन जब हवा में जब साउंड के स्पीड को नापने की बारी आई तो न्यूटन के फॉर्मूले से 280 मीटर पर गलत। सेकंड रिजल्ट आया, जबकि हवा में होती है करीब 332 या 330 के आसपास होती है। तो उनके बातों को इस बात का एक्सेप्ट नहीं किया गया, ये आपका क्रिटिसिज्म है। फिर लाप्लास आए, लाप्लास ने मुझे कुछ करेक्शन किए, पूरे पूरा साइंस की बात हो जाएगी, बहुत से लोग साइंस के नहीं होंगे तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। उसमें उन्होंने बताया था कि सीपी से भी और कुछ रेशियो निकाला था, और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में बताए थे, क्योंकि न्यूटन इसको लॉन्गिट्यूडिनल मानते थे, लेकिन लाप्लास ने कहा था कि नहीं, ये ट्रांसवर्स वेव, मतलब ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल, न्यूटन मानते थे कि ये ट्रांसवर्स है, लेकिन बाद में ये प्रूफ किया गया कि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है। वो एक मतलब पूरा फिजिक्स की पूरा चीज है, क्योंकि मैं फिजिक्स बैकग्राउंड का हूँ तो मुझे वो मतलब कभी कभी निकल जाती है। तो वो सारा चीजें प्रूफ किया गया कि नहीं, न्यूटन बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत जगह सही थे, लेकिन उस जगह पे गलत थे। अगर आलोचनात्मक नहीं होता तो ये शोध नहीं हो पाता, ये यथार्थ ज्ञान नहीं हो पाता। इसीलिए सारे जितने भी शोधकर्ता होते हैं उनको एक आलोचनात्मक सोच रखना चाहिए कि वो खुद भी दूसरे की आलोचना करे कि भाई मेरे दोस्त ने कर दिया तो मैं उसका मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, ऐसा भी नहीं। और मैंने कर दिया तो मेरा कोई, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ तो मेरा कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं। वो इसी को कहते हैं हम लोग आलोचनात्मक सोच, या आलोचनात्मक सोच पक्ष के व्यक्ति होना चाहिए। एग्जाम में आता है कि उनका लक्षण क्या होना चाहिए, कि किस तरह के होना चाहिए जो शोधकर्ता होते हैं। तो ये उनका एक लक्षण होना चाहिए कि शोधकर्ता कैसे होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए, बायसिंग फ्री होना चाहिए, उनके विचार में कोई बायस नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, और आलोचनात्मक सोच का पक्ष रखना चाहिए कि अगर मैं शोध कर रहा हूं तो मैंने जो बता दिया उस बात को भी कोई चैलेंज कर सकता है, और दूसरे ने जो बता के रखा है उसको मैं भी चैलेंज कर सकता हूँ, इस तरह से ये आपका लक्षण होना चाहिए। रैंडम हाउस डिक्शनरी, इस नाम को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब आएंगे अगर तो नाम के साथ ही आएंगे। वैज्ञानिक पद्धति में, इसको मैं इंग्लिश में भी बताऊंगा, अभी आप एक बार हिंदी में समझ लो, और इंग्लिश वाले भी इसको हम बात करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार समस्या समस्या क्या होती है, जब भी हम, सबसे पहला स्टेप क्या होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कोविड की एक प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम चुनते हैं, जिस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके ऊपर हम शोध करेंगे। जैसे योग से तनाव खत्म हो सकता है या नहीं हो सकता, ये तनाव एक समस्या है, क्योंकि 100 बीमारियों का कारण क्या, तनाव है, अकेला स्ट्रेस है। तो क्या योग से हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं? तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम को ढूंढना होता है जिसके ऊपर हम शोध करेंगे। तो इसी को हम समस्या कहते हैं। आप जब पढ़ोगे कि स्टेप्स क्या होती है, तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम को हमें ढूंढ निकालना। तो वैज्ञानिक पद्धति में समस्या यानी प्रॉब्लम की जेन्युइन जो प्रॉब्लम होती है उसको हम पहचान करते हैं,
उसका रिलेटेड हम डेटा इकट्ठा करते हैं। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि क्या योग से तनाव सही हो सकता है, ठीक हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम डेटा इकट्ठा करेंगे। जैसे कि अगर आप किसी को, अगर आप खुद भी अगर भ्रामरी प्राणायाम करते हो, 10 मिनट भी करोगे, तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है, जो तनाव आपका बहुत कम हो जाता है। या अगर भस्त्रिका करते हो तो भी होता है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्टिविटी है जिससे हमारे योग है, जिसके जरिए हमें तनाव कम होती है, जिसको WHO ने भी माना है कि योग ही एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे हम तनाव को अच्छे से हम हील कर सकते हैं, हम चीट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे पास डेटा होगा। ये हमने एक समस्या, हमने चुनाव किया, जैसे समस्या क्या है, स्ट्रेस, तनाव। उसके साथ हमने डेटा इकट्ठा किया कि अलग अलग योग के अभ्यास से क्या हम इसको, हम तनाव को कम कर सकते हैं। तीसरे हो गया प्रासंगिक डेटा का इकट्ठा करना। उसके बाद हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, जिसको हम परिकल्पना कहते हैं। हम हाइपोथेसिस को बनाते हैं। हाइपोथेसिस में क्या हुआ कि हाँ, योग करने से तनाव में कमी आती है या कमी नहीं आती है, जो भी हम दोनों बना सकते हैं। उसके बाद उसको हम टेस्ट करते हैं, परीक्षण करते हैं। ये जो हमने देखा, हमने वैज्ञानिक पद्धति। सर इस तरीके से भी कर सकते हैं ना कि योग करने से जैसे, या ये क्रिया करेंगे तो तनाव मुक्त होंगे, या तो फिर दूसरी अभ्यास जैसे आसनों में जाएंगे तो तनाव नहीं मुक्त होगा, या जैसे मेडिटेशन में जाएंगे तो हम योग निद्रा प्राणायाम करके योग को जैसे अपने तनाव को मुक्त किया जा सकता है, पर आसन के द्वारा उतना नहीं किया। अभी जस्ट हम एक इंट्रो कर रहे हैं। अभी इसमें हम नल हाइपोथेसिस देखेंगे, बहुत सारी चीज देखेंगे, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप, आप जो बता रही हो, अलग अलग तरीके बता रही हो कि इन जी। सब के हम इसको कौन सा, हमें हम खाली ऐसे बोल देंगे तो हमारे फिर बोलेंगे हम बायस्ड है, हमें अगर ऐसे बोलेंगे तो उसके जी। परीक्षण के तरीके होते हैं। हम इसको बोलेंगे आगे कि नल हाइपोथेसिस होता है। फिर हमारे हम ये फिर नल हाइपोथेसिस को हम प्रूफ करेंगे कि हमारा फॉल्स है कि ट्रू है। उसके बहुत से स्टेप्स होते हैं, उसमें हम सब कुछ इसमें आ जाएगा। आप जो बता रहे सही बता रहे हैं एकदम बिल्कुल, लेकिन वो अलग अलग तरीके हैं। जैसे ध्यान से भी हो सकता है तनाव की कमी। आप देखो अभी जो हमारे जो राष्ट्रपति महोदय का, जिनका अभी जो हमारे जो नियुक्त हुआ है, जो जिनका हमें अभी नया जो राष्ट्रपति मिले, उनका आप जीवनी पढ़ के देखो। मुर्मू। उन्होंने भी मतलब द्रौपदी भगवान शिव का ध्यान करके काफी तनाव मुक्त खुद को किए थे। ऐसे बहुत से तरीके हो सकते हैं। तो जी इसी सर। को बता रहा हूँ कि अगर हम उसके प्रोसेस पे जाएंगे तो वो तो उसमें अभी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बता दें उसके तरीके, हम बताएंगे कि नल हाइपोथेसिस को हम कैसे निकालते हैं, फिर उसके बहुत से चीजें। तो ये अलग अलग तरीके, बस आपने जो बताया ना वही चीज हम निकालते हैं इसमें, कि क्या ध्यान से तनाव कम हो सकती है। लेकिन अगर हम खाली ऐसे बोल देंगे तो नहीं। फिर उसके बारे में हमें शोध करने के जो जो नियम बताए गए, जो स्टेप्स बताए गए हैं, अगर हम खाली ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ तनाव कम होते, तो खाली मैं अपने लिए बताया कि हाँ तनाव मेरा कम हो गया। लेकिन ये जनरलाइज अगर करना चाहेंगे कि सबका कम होगा, उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेंगे, पूरे स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। जी सर। इसके बाद सर हाँ जी, सर रैंडम हाउस डिक्शनरी के अनुसार इसमें पहले समस्या चुनना है, फिर डेटा है। इसमें परिकल्पना नहीं आती क्या पहले? नहीं आप इसमें बाद में परिकल्पना दी गई है। इनके, हाँ इनके आप जो इनकी जो परिभाषा है, परिभाषा में क्या है कि सबसे पहले आप वैज्ञानिक पद्धति में एक समस्या का चुनाव करते हो, उसके बाद डेटा इकट्ठा करते हो, फिर एक आप हाइपोथेसिस करते हो कि इसको हम कैसे, हम इसको परीक्षण करें। तो इनके डेफिनेशन में यही है। अगर आपको एग्जाम में, हम देखो एक क्लियर हो गया सर, हाँ सर ही पूछना था। हाँ हाँ, क्लियर है सर। आप जो बता रहे हैं मुझे मैं समझ रहा हूँ। लेकिन क्या होता है, जब हम अपने नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना कुछ चीजें, तो हम अपने तरह से देखते हैं। लेकिन जब एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो जिन्होंने जो बातें बता के रखे हैं, हमको उनके अकॉर्डिंग याद रखनी पड़ती है। नॉलेज के लिए अगर पढ़ते रहेंगे तो क्लास ही नहीं खत्म होगी सर, मुझे लगता है। तो थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी पढ़ेंगे सर। हम एग्जाम तो की हम एग्जाम के हिसाब से ही पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम के हिसाब से पढ़ने में कैसे करते हैं कि जो डेफिनेशन दिया गया है, जो परिभाषा जहाँ पे दिया गया है, हमको उसके अकॉर्डिंग ही याद रखना चाहिए, या मतलब याद रखना होता है। यही बात जब किसी और के हम पढ़ेंगे तो उनमें कुछ आगे पीछे हो सकता है, इसलिए हम बोलेंगे उनके अकॉर्डिंग ऐसा है, और रैंडम हाउस के अकॉर्डिंग ऐसा है, क्योंकि एग्जाम में आपका ये शब्दों के साथ ही पूछे जाएंगे। इसीलिए किए सर क्वेश्चन मैंने वहां पर।
हाँ क्योंकि परिकल्पना भी आती है ना, इसलिए मैंने वहां पर क्वेश्चन किया था। हाँ जी, हाँ जी। तो इसके बाद अनुसंधान की परिभाषा, ये हमने देखा कि अनुसंधान कहाँ से आती है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से निकलती है। अनुसंधान के बारे में हम करते क्या कि नए नए हल को, नए नए तथ्यों को हम डेवलप करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए बिल्कुल नया होता है, उसका कोई थ्योरी भी हमारे पास नहीं होता। जैसे कोविड, कोविड के कैसे आया, कैसे उसका ट्रीटमेंट होगा, जब ये पहले आया था तो किसी को कुछ पता नहीं था, तो हमारे पास कोई थ्योरी ही नहीं थी कि ये एक्चुअली कैसे है। जैसे इतने बार वो म्यूटेशन हो रहा है, इतने बार वो चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें एक थ्योरी को डेवलप करना था। तो हम क्या करते हैं, जब अनुसंधान करते हैं तो नए नए तथ्यों को, नए नए चीजों का हम हल निकालते हैं। उस अनुसंधान शोध में क्या करते हैं हम, उसको अनुशीलन करना, इसका आलोचना करना, इसका मीमांसा करना, ये सब चीजें हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। अब रिसर्च जो होती है ये दो शब्द से बनी हुई है। एक होती है री और एक होती है सर्च। मतलब री मतलब दोबारा, नॉलेज तो पहले से है ही, हमारे यूनिवर्स में नॉलेज है ही, उसको हम खोजते हैं। ये जो दोबारा खोजते हैं, इसका मतलब होता है कि रिसर्च यानी दोबारा मिलके हम नए ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए हमें खोज कर रहे हैं, जो सही तथ्यों और सही डेटा के साथ में हमें हमारे सामने एक नया ज्ञान हमें मिलेगा। जैसे जब हमने कोविड के बारे में हमने देखा तो हमें ज्ञान क्या मिला कि भाई अगर हम एक डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे तो वायरस हम पे ट्रांसफर नहीं होगा। तो हमने बोला कि आपको इतने इतने डिस्टेंस रखना चाहिए, 3 फीट का डिस्टेंस या 4 फीट का डिस्टेंस ऐसे रखना चाहिए। फिर हमने क्या देखा कि अगर हमारे जो हम जब अगर मास्क लगा लेंगे तो हमारे जो अंदर के जो आपका जो थूक वगैरह जो होती है बाहर नहीं निकलेगी और उसका स्प्रेड होने से मतलब कम होगा, बचाव होगा। तो फिर हमने उसको फॉलो किया, तो ये हमारे पास क्या हुआ, नया नया ज्ञान रहा। इसी को हम शोध से हम प्राप्त करते हैं। इसके बाद देखिए कि हम कहते हैं कि शोध जो है विचार का एक क्रम एक तरीका होता है। क्रम मतलब पहले हमने देखा कि कोविड के लिए बचाव क्या हो सकती है, फिर हमने देखा कि कोविड के लिए क्या क्या वैक्सीनेशन हो सकती है, फिर हमने देखा कि कोविड का वैक्सीनेशन जो होती है उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं बूस्टर डोज से। तो ये क्या हुआ, एक के बाद एक हम लगातार क्रमिक तरीका, मतलब एक ऑर्डर से हमने इसको जांचना और उसके नॉलेज को पाना हमने शुरू किया। अब यही अगर आता है कि एडवांस लर्नर डिक्शनरी, इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के जब हम करते हैं उनके लिए की जाने वाली एक सावधानी पूर्वक जो जांच होती है उसको हम कहते हैं अनुसंधान। आप इसको नाम से याद रखोगे कि एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या है, यही शब्दों को आपको मिलेगा आपको जब एग्जाम में, और आपको मैच करने पड़ेंगे ए और बी के साथ, ऐसे कॉलम दे देंगे, या फिर पूछेंगे कि ये जो आपका जो अनुसंधान विशेष रूप से नए तथ्यों की खोज के लिए की जाने वाली एक सावधानी पूर्वक जांच है, ये किसने बोला था। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देंगे इस तरह के, या फिर आपको मैच करने के लिए दे देंगे। अगला क्या है, क्रेसवेल का बहुत फेमस आपका है, उनका बहुत पूछे जाते हैं। अनुसंधान या रिसर्च किसी के बारे में जानकारी एकत्र करने और उनके विश्लेषण करने का एक प्रक्रिया है। जानकारी मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये जानकारी मिला मुझे कि अगर हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो हमारी नींद बहुत अच्छी आती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक हमें एक जानकारी मिला। अब वाकई में क्या नींद अच्छी आती है, इसके लिए हमने विश्लेषण करना शुरू किया अलग अलग एज ग्रुप के साथ। नींद ना आने का जो कारण होती है, तनाव है और भी जो रीजन है, ऐसे ऐसे सारे लोगों के साथ हमने किया और मैंने उनको भ्रामरी प्राणायाम कराया 10 मिनट से लेके 15 मिनट 5 मिनट अलग अलग तरह से। उसके बाद भी अगर देखा कि हमने 2 ग्रुप बना दिया, एक ग्रुप को मेडिसिन दिया और दूसरे ग्रुप को खाली हमने भ्रामरी कराया, जबकि दोनों के लिए एक ही तरह की समस्या थी कि दोनों को नींद नहीं आ रही थी। तो अगर हम देखते हैं कि भ्रामरी को विधिवत कराने के बाद उनको नींद आ रही है, तो ये हमने क्या किया, हमने उसका जो जानकारी मेरे पास था कि भ्रामरी प्राणायाम करने पर हमें अच्छी नींद आएगी, तो हमने इसका विश्लेषण किया, हमने यहाँ पे जानकारी का।
इस तरह से हम क्या करते हैं, सबसे पहले जांच करते हैं और इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। उसके नियमबद्ध तरीके होते हैं। जब हमको इसका रिजल्ट मिलता है तो या तो मिलेगा हाँ या तो मिलेगा ना, कि भ्रामरी प्राणायाम से या तो नींद अच्छी आती है या फिर कोई अंतर नहीं पड़ता, दोनों में से एक होगा। दोनों ही क्या करेगा, हमारे ज्ञान में वृद्धि करेगा कि हाँ हमने एक्सेप्ट किया या एक्सेप्ट नहीं किया। तो क्रेसवेल के अनुसार आप याद रखेंगे इसको कि अनुसंधान किसी विषय के बारे में जानकारी एकत्र करने का और विश्लेषण करने का एक क्या मेथड होती है, प्रक्रिया होती है। इसके बाद रिसर्च के एक कंप्लीटली ये बताया गया है, कुक ने बताए थे, ये तो अभी तक पूछे नहीं गए हैं लेकिन हो सकता है पूछे जाए, कि रिसर्च के उन्होंने एक फुल फॉर्म बताए थे, RESEARCH। आर मतलब क्या हुआ, इसका आप लिख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हो तो वहां भी पूछे जा सकते हैं। वहां पे क्या पूछे तो पता नहीं, लेकिन कुक ने बताया था और ये काफी फेमस भी है। आर मतलब क्या हुआ, रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, यानी विचार करने का तर्कसंगत ढंग, ये आपका आर से हो गया। फिर क्या हुआ, ई मतलब क्या हुआ, एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, यानी विशेषज्ञ और संपूर्ण उपचार। क्योंकि पहले तो हमने इतने सारे बातें किया पूरे क्लास में, हमने यही देखा कि जो हमारा थॉट होती है उसका तर्क संगत होनी चाहिए, और विचार के मतलब जो हमारे विचार होती है उसका तर्क संगत होना चाहिए। ये मतलब क्या हुआ कि विशेषज्ञता होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। इस मतलब क्या हुआ, सर्च एंड सॉल्यूशन। जैसे हमने क्या कि भ्रामरी प्राणायाम से नींद अच्छी आती है, तो हमने इसको सर्च किया अच्छे से, बाद में हमने कंक्लूड कर दिया कि हाँ भ्रामरी करने से नींद अच्छी आती है। तो क्या हुआ, हमने अन्वेषण किया और समाधान किया, हमने सर्च किया और इसका सोल्यूशन दिया हमने। उसके बाद क्या आती है, ई मतलब एग्जैक्टनेस। हम हवा में बात नहीं करते हैं, हम ये बताते हैं कि हमारे जो नॉलेज हमने जो निकाला है वो एग्जैक्ट है, शुद्धता है, वो रिलायबल है। मतलब अगर हमें ये कोई बताता है कि अगर सूत्र नीति करने से पाचन क्रिया में क्या अच्छा होता है कि नहीं होता है, और हमने शोध किया, हमने इसको सर्च किया, फिर हमने इसको एनालिसिस किया और पाया कि सूत्र नीति करने से पाचन क्रिया में कोई अंतर नहीं पड़ता है, जबकि वो दृष्टि में और दूसरे आपका जो चीजों पे अच्छा काम करता है, लेकिन हमारे दृष्टि अच्छी हो जाती है, आंखों की बीमारियों में बहुत लाभदायक होता है, बाकी चीजें में होता है, लेकिन पाचन क्रिया में कुछ नहीं होता। तो ये एग्जैक्टनेस हो गया, ये शुद्धता हो गया। तो ये मतलब क्या हुआ, बिना बायस के, बिना पक्षपात के शुद्धता होना। ये मतलब क्या हुआ, एनालिसिस करना। जो भी डेटा है, जैसे हमें भ्रामरी प्राणायाम से नींद अच्छी आती है कि नहीं आती है, ऐसा मैंने 100 लोगों पे काम किया जो अलग अलग एज में अलग अलग कारण से जो जिनको नींद नहीं आती है लेकर के, और मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पे ये वर्क करता है, कहाँ पे नहीं करता है। तो इसको कहते हैं हम लोग विश्लेषण करना, इसको कहते हैं एनालिसिस करना। और मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप ऑफ द फैक्ट्स, जो तथ्य होती है उसके बीच में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है। जैसे कि अगर कोई स्मोकिंग करता है तो क्या उसको कैंसर होने के चांसेस है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। कोरिलेशन आती है, बहुत सी चीजें, बहुत हर एक का बहुत डिटेलिंग है, अभी तक खाली हम इंट्रो खाली जोड़ रहे हैं इसमें कि इन दोनों के तथ्यों के बीच में कोई संबंध है, या अगर कोई लगातार प्राणायाम करता जाता है तो क्या उसके मोरल वैल्यूज में बेहतर डेवलपमेंट होता है, या उसके सोचने की क्षमता में बेहतर होती है, क्या वो पॉजिटिव थिंकिंग ज्यादा बनता है, क्या उसके डिसीजन लेने की कैपेसिटी में वृद्धि होती है, क्या उसके आईक्यू लेवल बेहतर होता है। तो ये अगर हमने देखा कि प्राणायाम करने से ये सब चीजें बेहतर होता है, तो ये क्या हुआ, तथ्यों का संबंध हो गया। क्या नेगेटिव जो इम्पैक्ट होती है वो कम होती है, जैसे कि जिन लोगों के अंदर नकारात्मक सोच होती है या विचार ज्यादा आते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो नेगेटिव सोचना नहीं चाहते नहीं है, अपने आप आ जाता है। तो क्या ये आना कम हुआ। तो ये देखा जाता है कि प्राणायाम को अगर सही तरह से किया जाए
तो जितने भी नेगेटिव जो इम्पल्स होती है वो कम हो जाती है, और जो पॉजिटिव चीज होती है बढ़ जाती है। तो ये क्या हुआ, संबंध हो गया। तो ये आर हो गया। इसके इसके भी हम जब आगे टॉपिक लेंगे, इस टॉपिक में हमें विस्तार से बात करेंगे संबंधों का, तत्वों का संबंध। सी आता है, सी मतलब क्या हुआ, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस जनरेशन। ये बहुत लगता है कि बड़ा है, लेकिन इसका बहुत अच्छी मीनिंग है, क्योंकि बहुत मैच करता है जो रिसर्च के जो हम करते हैं इसमें। सबसे पहले क्या था, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन मतलब अच्छे से अवलोकन करना। जैसे मैंने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम करने से अच्छी नींद आना। तो ऐसा नहीं कि मैं योग से हूं और मुझे योग बहुत इंस्पायर करता है तो मैं ऐसे ही बोल दूंगा। अगर किसी पे नाम काम नहीं करता है तो उसको भी मुझे नोट करना है कि इस व्यक्ति पे भ्रामरी प्राणायाम से नींद नहीं आई, ताकि मैं ये पता कर सकूं कि क्यों नहीं आई और मुझे क्या करना है। इसे कहते हैं अच्छे से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, बहुत ही अच्छे से महत्वपूर्ण हम अवलोकन करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, केयरफुल प्लानिंग करते हैं कि हमें आगे कैसा काम करना है, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, और सही नॉलेज को हमें कैसे लोगों तक पहुंचानी है। अपने खुद में कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और जब सब चीजें हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्राइटेरिया होती है, जैसे कोविड भी अगर है या कोई भी मेडिसिन भी जब निकलती है मार्केट में, तो हम उसको टेस्ट करते हैं। अगर 95% से ज्यादा टेस्ट अगर मतलब उसके पक्ष में होता है, जैसे हमने 1000, 2000, 3000 सैंपल ले लिया, मतलब लोगों को ले लिया या जानवरों को ले लिया, और हमने उसको टेस्ट किया, और कोई मेडिसिन 95% केसेस में सही निकलता है, तो हम ये बता देते हैं कि हाँ ये 95% इसका सक्सेस रेट है। लेकिन 95% बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है, तो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमें परमिशन मिलती है कि हमें हमारा ये बातों को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन करना, सामान्यकरण करना। और बाद में आती है एच। एच मतलब क्या, ऑनेस्टी बहुत अच्छे से होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए। ऑनेस्टी का मतलब ये होती है, एक तो ईमानदार हम अपने शोध पे रहेंगे ही। हमने जो शोध किया है उस शोध को कोई बायसनेस नहीं होगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। और जब हम शोध करते हैं तो हम अपने शोध में, जैसे भ्रामरी प्राणायाम से नींद अच्छी आती कि नहीं आती है, इसके ऊपर पहले भी किसी ने कोई शोध किया है उसको हमें देखना होता है। अगर किए हैं और उनके डेटा को अगर हमने यूज किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, तो मुझे बताने होते हैं कि मैंने उनके शोध को हमने वहां तक किया है, उन्होंने उसके बाद मैंने इतना किया। तो ये ईमानदारी में आता है। सारे का सारा हम अपना क्रेडिट हम नहीं लेंगे कि मैंने सब कुछ काम किया। तो और जहां तक मैं करके छोड़ूंगा उसके बाद आगे लोग आके करेंगे। जहां तक इसका पहले काम हो चुका है उसको भी मुझे मेंशन करनी है। एक पूरा ऑनेस्टी, पूरा ईमानदारी हमें रखनी होती है। तो ये सारे जो है मिला के रिसर्च बनती है। ये आपका रिसर्च की जो फुल फॉर्म था, जिसको किसने दिया था, कुक ने दिया था। इसको आप याद रखेंगे। तो इस तरह से जो डेफिनेशन बनती है, अनुसंधान विभिन्न परिभाषाओं में एक आपको मिलती है कि अनुसंधान जांच की एक ऐसे व्यवस्थित और विधि पूर्वक प्रक्रिया होती है, मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन शब्द से हम सब परिचित है। जैसे कोई क्राइम भी होता है, हम क्या करते हैं, उसको भी इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके भी अपने एक तरीके होते हैं। या कहीं पे मान लीजिए कि रेल एक्सीडेंट होता है, तो उसको भी हम इन्वेस्टिगेट करते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि रेल एक्सीडेंट हो गया, क्या वो कुदरती था या मैनमेड, या इंसान की कोई गलती थी। या जहाँ पे अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसके कारण के हम इन्वेस्टिगेट करते हैं क्यों हो रहा है। जैसे पेड़ काटना, पेड़ों का काटना एक बहुत बड़ी कारण है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाते हैं, गवर्नमेंट कुछ नियम रूल बनाती है। हमने देखा कि घरों पे जो पहले बल्ब हम यूज करते थे, उससे बहुत ज्यादा जो हमारे जो पर्यावरण है उसको इफेक्ट पड़ता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो पहले जो बल्ब था उसके जगह पे हम एलईडी बल्ब और दूसरे बल्ब को लाया गया, ताकि उसके कमी आ सके। आप आगे बढ़ोगे और कि आपके दूसरे यूनिट में और भी बहुत सी चीजें चेंज किया गया। जैसे कि आपका जो रेफ्रिजरेटर है उससे खास करके गैस निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो उसको भी सही करने के लिए
उसको भी कई तरह की चीजें टेक्नोलॉजी में चेंज किया गया ताकि इस तरह के गैसेस का ना निकले, क्योंकि एसी फ्रिज से तो हम तो बंद तो नहीं कर सकते, लेकिन टेक्नोलॉजी में चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या होती है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन। तो अनुसंधान क्या है आपका? अनुसंधान जांच की एक व्यवस्थित और विधि पूर्वक प्रक्रिया होती है जिसको हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और अनुसंधान वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। किसी के ऐसे मैंने बोल दिया उस पर नहीं, अब आगे के क्लासेस में हम पूरा देखेंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। तो ये वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है, इसलिए इस पर आधारित ज्ञान जो मिलती है वो ऑब्जेक्टिव होती है, यानी वस्तुनिष्ठ होता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो व्याख्या हम जो करते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि अनुसंधान मूल रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी साइंटिफिक अप्रोच पे आधारित होता है। और साइंटिफिक अप्रोच क्या क्या होगा उसके लिए एक पैरामीटर पहले से आपको डिफाइन किया गया है, उसको फॉलो करने के बाद ही हमारा जो रिसर्च है वो हम कह सकते हैं कि ये सबके लिए मान्य है या ये सबके लिए जनरल नॉलेज मतलब जनरलाइजेशन है, जनरलाइज्ड है। तो उसको हमें फॉलो करने होते हैं। हम देखेंगे कि रिसर्च के प्रकार में मौलिक मतलब बेसिक मौलिक विज्ञान होती है, मतलब आपका बेसिक रिसर्च होती है जिसमें आपका मौलिक साइंस वगैरह का, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या सामाजिक विज्ञान हो गया। इस तरह के अलग अलग जगह पे हम अलग अलग तरह से शोध को निकाल हम करते हैं। उसके शोध के प्रक्रिया यानी शोध के तरीके अलग अलग होते हैं। अब अगर बात करें कि व्हाट इज, अब आपको टू द पॉइंट कि एग्जाम में अगर आता है तो आप उसको, अगर रिटर्न में आता है तो कैसे बोलोगे, अगर इंटरव्यू में आता है तो क्या बोलोगे, क्या याद रखोगे जिससे आप एग्जाम्स के लिए एकदम तैयार हो जाओ कि रिसर्च क्या है, व्हाट इज रिसर्च। अभी हमने बात किया था इसके ऊपर कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च कभी खत्म नहीं होता। रिसर्च एक समस्या से शुरू होती है और एक समस्या पर ही खत्म होती है। जैसे एक समस्या था कि पहले हमने फोन का डेवलप हुआ तो हमने कीपैड वाला फोन हमने दिया, तो समस्या क्या आई उसमें से कि क्या हम और भी कुछ काम कर सकते हैं उसमें से, जैसे हमारा और ज्यादा मेमोरी को स्टोर कर पाना, फोटो खींचना, वीडियो बनाना, सब चीजें। तो उसके ऊपर और शोध हुआ, तो नई टेक्नोलॉजी आई, उसमें क्या हुआ कि अभी हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आ गई कि इससे रेडिएशन होता है, वो रेडिएशन हमारे आंखों को खराब करता है, आंखों के लिए हार्मफुल है, और हम कहीं ना कहीं मतलब माइंड को बहुत इरिटेट करता है। तो एक समस्या आ गई। तो एक समस्या पे हम हल को खोजने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो एक समस्या में ही खत्म होती है। तो इसलिए कहते हैं कि रिसर्च इज एन endeavor to discover answers to intellectual and practical problems through the application of scientific method। इसको आप as it is आप इसको नोट्स बनाएंगे, इसको आप इसको याद भी करेंगे। इसके बाद क्या आती है, रिसर्च इज ए सिस्टमाइज्ड, हम इसको एक क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमाइज मतलब क्या हुआ, क्रमबद्ध तरीके से हम मेहनत करते हैं, यानी एफर्ट लगाते हैं, किस लिए, टू गेन न्यू नॉलेज, नए ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम शोध करते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से। अगला परिभाषा क्या होगा आपका, रिसर्च इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंक्वायरी डिजाइंड एंड कैरिड आउट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। किसी समस्या को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक डिजाइन, एक विशेष तरह से क्रमबद्ध तरीके से, डिजाइन तरीके से हम जानकारी को, डेटा को इकट्ठा करते हैं, हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई समस्या का हल हो सके। जैसे कि मान लीजिए कि आपको दिया गया कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस ने बताया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे तो वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम के इक्वल होगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, आपको इंफॉर्मेशन दिया और ये हर जगह काम करता है। बाद में इसको प्रूव भी किया गया। तो ये किसी समस्या को हल करने के लिए हमने क्या किया, हमने शोध करके इसको एक जनरलाइज कर दिया।
उसके बाद क्या हम बोलते कि क्या होती है रिसर्च? रिसर्च इज ए केयरफुल इंक्वायरी और एग्जामिनेशन टू डिस्कवर न्यू इंफॉर्मेशन और relationship to expand and to verify the existing knowledge। जो हमारे पास जो नॉलेज है उसको वेरीफाई करना या उसमें नया कुछ ऐड करना, नई जानकारी को ऐड करना, या उनका कोई संबंध है कि नहीं है आपस में, उसको जानना। जैसे कि भ्रामरी प्राणायाम करने से अच्छी नींद आती है, तो ये एक जानकारी था। तो क्या नींद के साथ साथ और भी कुछ होता है कि क्या भ्रामरी प्राणायाम करने से माइग्रेन में भी हेल्प मिलती है? तो ये नई नई जानकारी है। हेल्प मिलती है कि नहीं मिलती है, इसको हम नए नॉलेज के हम इसमें जोड़ते हैं। कब जोड़ पाते हैं? जब हम इसमें शोध करते हैं, जो रिसर्च करते हैं। हिंदी में अगर बात करेंगे इसी चीज को, अनुसंधान क्या है? एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, अनुसंधान क्या है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए और बी मैच करने के लिए देते हैं, और इसमें आपका अनुसंधान क्या है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ आपका कंटेंट पूछ जाते हैं। तो अनुसंधान एक वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के माध्यम से बौद्धिक और व्यावहारिक समस्याओं के खोजने का एक तरीका है। जो एक्चुअल प्रॉब्लम, जैसे कि कोविड का प्रॉब्लम है कि एक्चुअल प्रॉब्लम है, इसलिए आप जब जाते हो रिसर्च शोध करने के लिए तो आपको बनाने पड़ते हैं एक रिसर्च प्रपोजल। तो प्रपोजल लेके जाओगे तो जो एक्सपर्ट होंगे वो ये तय करेंगे कि आपका जो टॉपिक जिस पे आप शोध करना चाहते हो वो शोध करने के लायक है भी कि नहीं है, क्या उससे समाज को, क्योंकि समस्या ऐसा होना चाहिए, समस्या का तो कोई अंत नहीं है। अगर कोई किसी से झगड़ा कर रहा है तो उसको लेके हम मतलब समस्या शोध करने जाएंगे तो वो सही होगा कि नहीं होगा, वो जानने के बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए शोध किया ही कि मतलब करने के लिए हमें परमिशन मिल ही जाए। समस्या ऐसा होना चाहिए जिसके हल होने से एक बहुत बड़े माध्यम, बड़े मतलब विस्तार से हमें समाज को कुछ हेल्प मिले, समाज को कुछ अच्छा हो। जो भी समस्या, सामाजिक समस्या है या इस समय जो चीजें से हम जूझ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कोविड से हम बहुत ज्यादा हम इस समय हम फाइट कर रहे हैं, या कैंसर से हम फाइट कर रहे हैं। तो अगर कैंसर में अगर हम कुछ खोज करते हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे योग से हो, चाहे और किसी और माध्यम से हो, तो इससे बहुत बड़ी संख्या में लोगों को क्या करेंगे, उसमें राहत मिलेगा। क्योंकि इस शोध की ही एक तरीका है, रिसर्च का ही तरीका है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च वगैरह, जिसमें ये बताया गया है कि 2030 तक अगर हमने प्रिकॉशन नहीं लिया तो इंडिया में कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, हालांकि पूरा दुनिया में है। वैसे ही एक ये भी बात बताया जाता है कि अगला जो विश्व युद्ध है वो पानी के लिए हो सकता है। तो ये हम, क्योंकि पीने का पानी बहुत सीमित मात्रा में है और उपयोग बहुत ज्यादा है, और पानी के लिए बहुत ज्यादा स्वच्छ पानी के लिए बहुत ज्यादा फाइट है। अभी हमारे पास समस्या आ गई है। अब इस समस्या को हल करने के लिए, और अगर पूरा दुनिया में अगर अगला आपका तीसरा अगर विश्व युद्ध अगर इसलिए हो कि पानी की समस्या के लिए, तो लोग क्या करेंगे, पानी की समस्या को हल करने के लिए खोज करेंगे। और अगर हम आप में से कोई एक ऐसा इंसान है जो ये सोचता है कि भाई पानी की समस्या, क्या पानी क्या हम खाली जिस नदियों से ही पा सकते हैं पीने का पानी, तो किसी ने सोचा कि जल वाष्प तो हमेशा हवा में रहता ही है। तो अगर हम ऐसा कुछ निकाल ले तरीके जिससे जल वाष्प को कंडेंस करके हम पानी में कन्वर्ट कर दे, तो हमें घर बैठे, जैसे हम एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, वैसे पानी हमें मिल सकता है। और उन्होंने खोज करना शुरू कर दिया। तो ये अगर ये समाधान निकलती है तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा, बहुत बड़ा उपयोगी होगा, क्योंकि इससे युद्ध भी टल जाएगा। और लोगों के जीवन में जो इतने सारे जैसे जिस समय जो पानी नहीं होने का जो समस्या है, किसान के पास समस्या है, आम लोगों के पास पानी पीने नहीं, मतलब जैसे गांव वगैरह में जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है वहां पे समस्या है। क्योंकि जल वाष्प तो हर जगह होते हैं, और ये खोज हो भी चुकी है। मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सर्च भी करना, ये खोज हो भी चुकी है और कुछ हद तक सफल भी हो चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में मौजूद जो जल वाष्प होते हैं, जो भाप होती है जिसके बादल बनती है, उसको कंडेंस करके आप
अच्छी मात्रा में पानी अपने घर भी पा सकते हैं। जैसे आरओ का पानी आप पाते हो, ऐसे करने आरओ का पानी तो आपको डाल के शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन वो अपने आप शुद्ध ही पानी निकलेगा क्योंकि वो भाप को कंडेंस करके पानी बनाया जा रहा है। तो ये जो है क्या वो आपका एक नया ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है, और ये व्यावहारिक भी है और बौद्धिक समस्या से हम निकालते हैं, इसका खोज करते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए जानकारी जो प्रदान करने के लिए और डिजाइन करने के लिए एक संगठित जांच है शोध। इसके बारे में हम लोग पूरे क्लास में हमने इसको चर्चा किया है। और नई जानकारी या संबंधों को संबंध की खोज करने या और मौजूदा ज्ञान जो है उसका विस्तार करने। जैसे हमने बोला कि भ्रामरी प्राणायाम से अच्छी नींद आती है, तो क्या भ्रामरी प्राणायाम से माइग्रेन में भी कोई हेल्प मिलती है? तो ये नया ज्ञान हुआ, इसका विस्तार करने और सत्यापित करने के लिए एक सावधानी पूर्वक जांच प्रक्रिया भी हमारा अनुसंधान है। आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम रिसर्च के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, और फिर हम कितने तरह के रिसर्च हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रार्थना करेंगे हम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आप सबका दिन शुभ हो। आप सबको